हाय एवरीवन, हम लोग मनुष्य में पोषण का अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल मुख से शुरू होकर के मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर मलद्वार। ये जो संरचना होती है, ये एक नली नुमा संरचना होती है, इसी को आहार नाल कहते हैं। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। इसी आहार नाल से एसोसिएटेड कुछ ग्रंथियाँ होती है, जैसे कि मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ, फिर अमाशय में जठर ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय, ये सारी ग्रंथियाँ पाचन ग्रंथियाँ कहलाती है। इसके द्वारा जो एंजाइम्स का स्राव होता है, वो भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो जब हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो मुख गुहा में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियाँ जो रहती है, उसके द्वारा जो एंजाइम्स का स्राव होता है, जिसको एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं, वो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का कार्य करती है। इट मीन्स कि स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन माल्टोज में हो जाता है मुख गुहा में। इसके बाद भोजन जो है, ये गोल-गोल संरचना जिसको कि बोलस कहते हैं, बन करके ये ग्रासनली के द्वारा क्रमांकुंचन गति से ये अमाशय तक पहुँच जाता है। तो ग्रासनली तक हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम लोग ग्रासनली के बाद जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उसका अध्ययन करेंगे, उसके फंक्शंस को जानेंगे। तो ग्रासनली के बाद और छोटी आंत के पहले जो आहार नाल का भाग है, वो है अमाशय, स्टमक। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। अमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग है। अमाशय जो है, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसका आकार जे शेप्ड होता है, ये जे शेप का होता है। इसकी लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। एक वयस्क मनुष्य में अमाशय की जो लंबाई होती है, वो 30 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है, वो 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय में भोजन जो है, ये 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर रहते हैं, स्थित रहते हैं। इस दौरान भोजन जो है अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और वे छोटे-छोटे पार्ट्स में बँट जाते हैं। अमाशय में प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन भी होता है। वो कैसे होता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अमाशय की जो भीतरी दीवारें होती है, जो इंटरनल लेयर होती है, उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि मिल करके जठर ग्रंथियों का निर्माण करता है। जठर ग्रंथियों के द्वारा जो लिक्विड का स्राव होता है, उसको जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें पाई जाती है, वो है पेप्सिन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा है श्लेष्मा म्यूकस। इन तीनों का अमाशय में अलग-अलग फंक्शन होता है। जैसा कि पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन करता है। पेप्सिन जो है अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन आंशिक रूप से। दूसरा जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया के लिए आवश्यक है। पेप्सिन का जो स्राव होता है अमाशय में, वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देते हैं, जिसके बाद कि प्रोटीन का पाचन होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, वो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। हम लोग जो भोजन खाते हैं, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया या हानिकारक सूक्ष्म जीव भी प्रवेश कर जाते हैं, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको नष्ट करने का कार्य करती है। तीसरी चीज़ें जो है वो है श्लेष्मा। यह अमाशय के आंतरिक लेयर की अम्ल से रक्षा करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये पावरफुल एसिड है। ये अमाशय को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको गला सकता है। तो इससे सुरक्षा के लिए अमाशय में श्लेष्मा का स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है, जो कि अमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। तो अमाशय में जो 3 चीज़ें हैं, उसमें से है पेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है आंशिक रूप से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन को एक्टिव करता है और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। और तीसरा जो चीज़ें हैं वो श्लेष्मा है, म्यूकस है, ये अमाशय को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद
अमाशय के बाद जो आहार नाल का हिस्सा है वो है छोटी आंत का। छोटी आंत में जो फर्स्ट पार्ट है वो है ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। यह सी शेप का होता है, सी आकृति का होता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यकृत और अग्नाशय का जो सीधा संबंध होता है ये छोटी आंत के ग्रहणी से ही होता है। दूसरी बात कि ये जो ग्रहणी शब्द है ये कुछ कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसी के समान कुछ मिलता जुलता शब्द है, जैसे कि ग्रसनी है, ग्रासनली है। ये ग्रहणी से ही मिलता जुलता शब्द है, जिस वजह से ये तीनों वर्ड में कंफ्यूजन रहता है। तो ग्रसनी क्या होता है? ग्रसनी जो है ये कंठ का एक ऐसा एरिया है जहाँ से कि मुख गुहा और नासिका गुहा खुलती है, या जहाँ से कि श्वास नली और ग्रास नली शुरू होती है। तो इस क्षेत्र को ग्रसनी कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो ग्रास नली है। इसको तो आप जानते ही, ग्रास नली जो है भोजन को अमाशय तक लेकर के आती है। तो ये तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो छोटी आंत का जो पहला पार्ट होता है वो है ग्रहणी ड्यूडेनम। इसी से यकृत और अग्नाशय जुड़ी हुई रहती है। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है यकृत, लीवर के बारे में। यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका जो कलर होता है ये रेड ब्राउन होता है, ये लाल भूरा कलर का होता है। ये शरीर के दाएं साइड में स्थित रहता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है कि यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का जो वजन होता है वो 1.5 केजी है, 1.5 केजी का होता है यकृत। यकृत प्रतिदिन करीब 500 से 1000 ml पित्त बाइल का स्राव करता है। इस यकृत के द्वारा डेली 500 से 1000 ml पित्त का स्राव होता है, जो कि पित्ताशय में स्टोर रहता है। यहाँ पित्ताशय है, इसी में बाइल स्टोर रहता है, पित्त स्टोर रहता है। ये पित्त का क्या काम होता है? पित्त जो है भोजन में जो वसा होता है उसके पाचन में सहायक होता है। पित्त भोजन में वसा के पाचन में सहायक होता है। वो कैसे होता है? इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भोजन खाते हैं उसमें वसा होते हैं, वसा। और पित्त में पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त लवण ये वसा के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल देते हैं। इसी प्रोसेस को इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि वसा के जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो छोटे छोटे पार्ट में बट जाते हैं। इमल्सीकरण के द्वारा जो वसा छोटे छोटे पार्ट में बट जाते हैं उसको इमल्सीकृत वसा करते हैं। इसके बाद इमल्सीकृत वसा का पाचन आसानी से एंजाइम्स के द्वारा हो जाता है। इमल्सीकरण ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसको आप साबुन और अपमार्जक टॉपिक में इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो बाइल का काम होता है, पित्त का काम होता है कि वसा को छोटे छोटे वसा में तोड़ देना, ताकि इसके बाद डाइजेशन आसान हो सके। यकृत के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अग्नाशय। ये पीला गुलाबी कलर का होता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी लंबाई जो होती है ये 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। अग्नाशय की लंबाई पेनक्रियाज की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसका वज़न जो होता है ये 60 से 90 ग्राम होता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस का स्राव होता है। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है इसके द्वारा जो लिक्विड का स्राव होता है उसको अग्नाशयिक रस कहते हैं, जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस अग्नाशयिक रस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो फर्स्ट है एमाइलेज। तो एमाइलेज जो एंजाइम होता है इसका कार्य होता है कि ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें स्टार्च मॉलिक्यूल रहता है, भोजन में स्टार्च रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। इसका पाचन ग्लूकोज में होता है। ये एमाइलेज जो है स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। स्टार्च को यदि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़े तो वो ग्लूकोज मिलेगा। इट मीन्स कि स्टार्च जो है ग्लूकोज का बहुलक होता है। बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके स्टार्च का निर्माण होता है। दूसरा जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन
प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम अमीनो एसिड में तोड़ देता है। प्रोटीन को यदि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़े तो अमीनो अम्ल प्राप्त होगा, अमीनो एसिड प्राप्त होगा। पाचन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि भोजन में जो स्टार्च, प्रोटीन, फैट ये सब रहते हैं, उसका अवशोषण नहीं होता है। ये जब सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज़, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज़ में टूट जाते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, तो उसके बाद ग्लूकोज़, अमीनो एसिड, फैटी एसिड ये सब का एब्ज़ॉर्प्शन छोटी आँत में आसानी से हो जाता है, इसीलिए पाचन ज़रूरी है। तीसरा जो एंजाइम है वो है लाइपेज़। लाइपेज़ क्या करता है? ये इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ता है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि बाइल जो होता है, पित्त जो होता है, वो वसा को इमल्सीकृत वसा में तोड़ देते हैं। उसके बाद ये इमल्सीकृत वसा को लाइपेज़ एंजाइम वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में उसको तोड़ देते हैं। इस प्रकार स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाते हैं एमाइलेज एंजाइम के द्वारा, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा, और इमल्सिफाइड फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं लाइपेज एंजाइम के द्वारा। ये स्टार्च, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है छोटी आंत। भोजन जो है अमाशय के बाद छोटी आंत में ही प्रवेश करता है। छोटी आंत जो होती है ये सबसे ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग भी होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। इसकी लंबाई छोटी आंत की मनुष्य में 6 से 7 मीटर होती है। अगला पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा लंबी होती है। शाकाहारी जंतुओं का जो छोटी आंत होता है वो मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा शाकाहारी जंतुओं का छोटी आंत लंबा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि शाकाहारी जंतु जो है वो पेड़ पौधों को खाते हैं और पौधों की कोशिकाओं में एक प्रकार का लेयर होता है। सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो कोशिका भित्ति का होता है, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज जो होते हैं वो जटिल अणु होते हैं, इसीलिए इसका डाइजेशन भी बहुत जटिल होता है। इसलिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो लंबी होती है, ज़्यादा होती है मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। भोजन जो है कंप्लीट रूप से छोटी आंत में ही पचते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि पेनक्रियाज से जो अग्नाशय से जो एंजाइम्स का स्राव होता है वो छोटी आंत में ही होता है, और छोटी आंत में ही वो सारा प्रोसेस डाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में संपन्न होता है। जो भोजन अब पच जाते हैं उसका जो अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में ही कंप्लीट होता है। अवशोषण के लिए छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। छोटी आंत की जो भीतरी दीवारें होती है, इंटरनल लेयर होती है, उसमें उंगली नुमा संरचना पाई जाती है बहुत सारे, जिसको दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इससे इसका एरिया बढ़ जाता है और जो डाइजेस्टेड फूड रहते हैं छोटी आंत में वो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित हो जाते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो विलाई है, इसमें रक्त की केशिकाएँ बहुत ज़्यादा एक जाल की तरह फैली हुई रहती है, जिससे कि जो डाइजेस्टेड फूड का एब्सॉर्प्शन होता है, वो ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के द्वारा हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाते हैं। तो मनुष्य में जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, वो पूरा प्रोसेस इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि मुख गुहा में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ती है। उसके बाद भोजन आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम रहता है, आमाशय की ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, जठर ग्रंथियों द्वारा, वो प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन करती है। और फिर यकृत के द्वारा जो बाइल का स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है, वो भोजन में वसा को छोटे-छोटे
मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, इमल्सीकृत वसा में तोड़ देते हैं। फिर ये जो अग्नाशय है, इसके द्वारा जो एंजाइम्स का स्राव होता है वो है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को, इमल्सीकृत वसा को ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। इस प्रकार डाइजेशन का जो होता है ये सारा प्रोसेस ये छोटी आंत तक में कंप्लीट हो जाता है, छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आता है। उसके लिए छोटी आंत में ही उंगली नुमा संरचना होती है, जिसके द्वारा कि जो भी डाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसमें जो ब्लड कैपिलरीज रहते हैं उसमें मिल जाते हैं और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो पूरा पोषण का जो प्रोसेस होता है ये छोटी आंत तक में कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो पार्ट है, जो भाग है आहार नाल का, वो है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं वो बड़ी आंत में प्रवेश कर जाते हैं। बड़ी आंत के बारे में कुछ पॉइंट्स है कि मनुष्य में इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई मनुष्य में 1.5 मीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम। जो फर्स्ट पार्ट है वो है सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जंक्शन होता है, जो मीटिंग पॉइंट होता है, उसको सीकम कहते हैं। इसी जगह सीकम से ही कनेक्टेड एक उंगली नुमा संरचना होता है जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये मनुष्य में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कहने का मतलब है इसका शरीर में कोई यूज़ नहीं रह जाता है। इसके बाद कोलोन का एरिया आता है। ये असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ये 4 होते हैं। इस कोलोन में जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर रह जाते हैं, जो जल रहते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। उसके बाद एनस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जंतुओं में पोषण के 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप्स में कंप्लीट पोषण का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। यही पांचों प्रोसेस मनुष्य में भी होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि अंतर्ग्रहण है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेना। तो हम लोग मुख के द्वारा भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। पाचन, पाचन जो प्रोसेस है इसका मतलब है कि लार्ज मॉलिक्यूल छोटे-छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं, ये पाचन हो रहा है। तो पाचन के लिए लार ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय से जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं उसके द्वारा पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है। छोटी आंत में ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अवशोषण का प्रोसेस होता है। अवशोषण छोटी आंत में ये जो विलाई होते हैं उसके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं पाचित भोज्य पदार्थ। उसके बाद स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण का मतलब है कि अब जो अवशोषित हो गए वो ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड से अब फिर हर एक बॉडी पार्ट्स तक वो डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाते हैं। और लास्ट प्रोसेस है वो है बहिष्करण। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये पांचों स्टेप्स में पोषण कंप्लीट हो जाते हैं। मनुष्य में हमने देख लिया, लेकिन इसमें जो है कहीं ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता। पोषण में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो हर एक बॉडी पार्ट्स तक, हर एक सेल तक पहुंच जाता है। ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो श्वसन में होता है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास में ऑक्सीजन रहता है जो कि फेफड़ा में पहुंच जाता है और फिर फेफड़ा के बाद वो ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड के द्वारा हर एक बॉडी पार्ट्स तक सर्कुलेट हो जाते हैं, हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं, जहां वो भोजन के साथ रिएक्ट होकर के ऊर्जा का, एनर्जी का उत्पादन करते हैं। तो ये सारी बातों को हम लोग बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है श्वसन, उसमें समझेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण कंप्लीट हो गया है। इसका लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो हमने बहुत पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि इस चैप्टर को आप कितने अच्छे से समझ पाए हैं।
लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं कि लार सैलिवा में उपस्थित एंजाइम को क्या कहते हैं। जो सैलिवा रहता है, लार रहता है, उसमें कौन सा एंजाइम रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सलेवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसमें अब भी यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।